नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो क्या है, बोर मॉडल है। ठीक है, लेकिन बोर मॉडल ऑफ एन एटम को पढ़ने से पहले अब जैसे आप बेसिकली आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ही चल रहा है हमारा। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले वो पढ़ रहा है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पेयर प्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो बोर मॉडल आज हम पढ़ेंगे और किस तरीके से बोर मॉडल को क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी हाइड्रोजन एटम की, वो हमने बोर ने उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी होंगी, ठीक है ना। जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ठीक है ना, वाई रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो लेकिन आज एक टोटल आपको हमें करना क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। जो मेन टॉपिक आज का हमारा है, बोर मॉडल हमें पढ़ना है, ठीक है ना। फिर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे बोर मॉडल का, और हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है किसी भी ऑर्बिट में, उसका रेडियस कितना होता है, ठीक है ना, और परमिटेड रेडियस कितना है, और परमिटेड स्पीड कितना है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में जब वो मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी कितना है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। फिर हिडरबर्ग क्या होता है, टर्म वैल्यूज़ क्या होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, और क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कितना है, समझ में आई बात। और फिर हम चीज़ों को क्या करेंगे, समराइज़ करूँगा मैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको यदि कोई डाउट हो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बताने की। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन हम जानते हैं एक सिंपलेस्ट एटम होता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। जैसे लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है, ठीक है ना, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इनिशियली। फिर क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से हमने लाइन स्पेक्ट्रा को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। आपको ना और ज़्यादा डिटेल में यदि पढ़ना है तो मैंने ना एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें पूरा सिलेबस एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का कवर किया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 9, 10, 12 आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें पता चलेंगी, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं। आइए बिना समय गंवाए अपना आज का टॉपिक कवर करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, सिंपलेस्ट एटम ही तो होता है। उसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोटॉन होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और इस सिंपल सी चीज़ को ना, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल इसके बाद आया। रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि जो एक एटम होता है ना, कोई भी हो, जैसे हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है, तो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और रेडियस कितना होता है उस न्यूक्लियस का, 10⁻⁻15 मीटर, समझ में आया। और जो एटम का पूरा मास होता है ना, ठीक है ना, वो इसी सेंटर में लाई करता है, और ये क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था उसकी मदद से ये चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है। ये आप जानते हो, मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और कितना रेडियस होता है उसका, 10⁻⁻15। तो एक जो न्यूक्लियस है इसका रेडियस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका रेडियस कितना है, 10⁻10 मीटर ऑर्डर का है, समझ में आई बात। तो ये रदरफोर्ड ने बताया। फिर रदरफोर्ड ने बताया जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है और जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो अमाउंट है दोनों का क्या है, इक्वल है। तो जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल है, टोटल नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पर। और इसी वजह से एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना, वो इसीलिए रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है,
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि एटम स्टेबल कैसे रहेगा। उन्होंने ये चीज़ें तो बता दी, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है ना, क्या कहती है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, अब ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो रदरफोर्ड के हिसाब से तो चारों तरफ क्या है, सेंट्रीपिटल मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, ठीक है। तो कोई भी एक्सिलरेटेड पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, कंटिन्यूसली रिलीज करेगा। क्या करेगा, कंटिन्यूस रिलीज होगा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कुलर मोशन में है और वो उसके पास भी कांस्टेंट एक्सिलरेशन है रदरफोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम रहा है, तो वो भी क्या रिलीज करना चाहिए, कंटिन्यूस रेडिएशन देना चाहिए। समझ में आया। और यदि वो कंटिन्यूस रेडिएशन देगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना। अब जब एनर्जी का लॉस होगा तो स्पाइरल मोशन करता हुआ क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ मूव करेगा और ठीक है ना, एक्सिलरेटेड मोशन में है, तो कंटिन्यूस उसका एनर्जी डिक्रीज होगा, कंटिन्यूस एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अभी स्पाइरल मोशन आप देख सकते हो करते हुए किस में जल जाएगा, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो कोजिंग द इलेक्ट्रॉन टू स्पाइरल इनवर्ड कोलैप्सिंग इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड। ये क्लासिकल फिजिक्स ने प्रिडिक्ट कर दिया कि 10⁻⁸ सेकेंड में कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्या होता है, एटम तो एग्जिस्ट करता है। आपके साथ पास सपोज टोमेटो है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो टोमेटो में भी तो क्या है, एटम है। तो उसके एटम थोड़ी ना कोलैप्स कर रहे हैं। कोई नाइफ है, नाइफ में भी तो एटम है। हर चीज़ में एटम है। क्या उनके एटम्स कोलैप्स कर रहे हैं, नहीं। ये चीज़ क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। टमाटो भी एग्जिस्ट करता है, पोटैटो भी एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हर मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका एटम है। तो यानी एटम तो कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो एटम लेकिन क्या स्टेबल है और कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो ये तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया भाई तुम्हारी थ्योरी तो ये कहती है, लेकिन यदि तुम्हारी थ्योरी की बात माने तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एटम इमिट रेडिएशन विद डिस्क्रीट वेवलेंथ, लेकिन रियलिटी में जानते क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो कंटिन्यूस रेडिएशन होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया था, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। कुछ सर्टेन लाइन्स ही मिलती हैं हमें, ठीक है ना। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ नहीं मिलती। समझ में आई बात। तो ये तो कंट्रडिक्ट करता है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या कर रहा है, कंट्रडिक्शन है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया। क्या फेल हो गया, किन चीज़ों को फेल हुआ, एक तो वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बता पाया। दूसरा, डिस्क्रीट नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी वो क्या थी, डिस्क्रीट थी। ये क्यों आ रही है डिक्रीज, क्योंकि उसके हिसाब से तो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट, पहला ये दूसरा ये, समझ में आई बात। ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। और रदरफोर्ड के भी क्या था, फेलियर था, ठीक है ना। सो दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर क्वांटम थ्योरी टू प्रोवाइड अ बेटर एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात। तो क्वांटम थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को और डिस्क्रीट नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ में आई बात, ठीक है। कैसे, जैसे अब ध्यान से देखो। तो बोर ने क्या कहा, नील बोर ने ना 1913 में रिवोल्यूशनरी मॉडल दिया। अब उन्होंने किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। स्टार्टिंग में ना हाइड्रोजन पर ही स्टडी हो रही थी, सिंपलेस्ट एटम है, लेकिन उसी की चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हम फेल हो रहे थे। तो तो बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल को ना और प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस और आइंस्टाइन्स की फोटोन थ्योरी को कंबाइन कर दिया। समझ में आई बात। उन्होंने क्या किया, एक तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, प्लैंक की जो थ्योरी थी और आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी, इन तीनों को कंबाइन करके अपनी थ्योरी दी। समझ में आई बात। अब आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी से तो उन्होंने फोटोन को के बारे में बताया कि लाइट के पास क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस से क्या चीज़ें बताई उन्होंने, क्या कंसेप्ट लिया, आइए जानते हैं। तो
जो की पोस्टुलेट थे बोर थ्योरी के, पहला क्या था, उन्होंने देखो क्या कहा कि कंटिन्यूस ऑर्बिट नहीं होते, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस ऑर्बिट्स विच आर पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बोर एज्यूम्ड दैट ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स आर अलाउड। उन्होंने कहा मान लो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, तो उन्होंने कहा कंटिन्यूस ऑर्बिट नहीं होंगे। अब तुम्हारा मन जहाँ करेगा तुम सेंटर से वहाँ रेडियस खींच के ऑर्बिट नहीं बना सकते, सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट होंगे जो अलाउड होंगे, समझ में आए बात, और वो क्या होंगे, स्टेबल ऑर्बिट होंगे, और उन स्टेबल ऑर्बिट्स को ही क्या बोला गया है, स्टेशनरी स्टेट्स कहा गया है, समझ में आए बात। उन्होंने कहा कुछ ही होंगे, ठीक है, समझ में आए बात, ठीक है ना। तो ये था पहला, तो कंटिन्यूस ऑर्बिट्स नहीं होंगे, क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, पहली तो बात ये। और उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब देखो स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो। अब देखो दूसरा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, ठीक है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम में, वो क्या होगा, L इज इक्वल टू NH कट, या जिसको हम रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, समझ में आए बात। उन्होंने कहा क्वांटाइजेशन, ये दूसरा जो पॉइंट है क्या बताता है, क्वांटाइजेशन बताता है, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब उन्होंने क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया, जैसे ऑर्बिट्स को क्वांटाइज किया ना, कि कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं वही होंगे, कंटिन्यूस ऑर्बिट हमें नहीं मिलेंगे। उन्होंने यही कहा कि जो मर्जी चाह तुम एंगुलर मोमेंटम नहीं ले सकते। अब जैसे n का वैल्यू है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, मान लो 1 है, तो एंगुलर मोमेंटम ये होगा। यदि n का वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम ये होगा, n का वैल्यू 3 है तो एंगुलर मोमेंटम ये होगा। तो यही एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं। तुमको ना कहीं भी ध्यान से देखना मेरी बात, यदि मैं 3/2h कट कर दूं तो ये एंगुलर मोमेंटम मिलेगा नहीं, समझ में आया, 3/2h कट एंगुलर मोमेंटम होगा ही नहीं। तो मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, सिर्फ डिस्क्रीट क्वांटम नंबर्स ही होंगे जो हमें क्या देंगे, एंगुलर मोमेंटम देंगे, समझ में आई बात। तो दूसरा इन्होंने ये, तो यही तो उन्होंने प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस को इंक्लूड किया, समझ में आई बात इस पॉइंट में। फिर उन्होंने कहा नील बोर ने कि जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब देखो भाई, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए और वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात। तो नील बोर ने कहा कि वो तो स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और एनर्जी रेडिएट नहीं करता इसीलिए उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, या बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट, वो स्टेबल है, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, समझ में आए बात, ठीक है। अच्छा, इमिशन और ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का। इमिशन और एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट छोड़ के ना दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे इमिशन हो रहा है, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो यहाँ पर मान लो 10 यूनिट एनर्जी मेरे पास है, ठीक है ना, और यहाँ इसमें क्या है 2 यूनिट है, तो उसको अपना 10 यूनिट एनर्जी में से 8 यूनिट एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 यूनिट में से कितना छोड़ना पड़ेगा, 8 यूनिट, तभी तो उसके पास 2 यूनिट बचेगा और वो लोअर लेवल में आ पाएगा। तो ये होता है इमिशन ऑफ फोटोन, समझ में आई बात। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अब मान लो 2 यूनिट है, अब यदि उसको बाहर से ना कहीं से 8 यूनिट मिल जाए, ठीक है, और उसके पास टोटल कितना होगा 10 यूनिट, और मान लो इस स्टेट में 10 यूनिट एनर्जी है तो वो 10 यूनिट एनर्जी, वो 8 यूनिट एनर्जी लेके ना अपर स्टेट में चला जाएगा। ये होता है एब्जॉर्प्शन, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो कितना एनर्जी लेगा या देगा वो डिपेंड करेगा एनर्जी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। तो यही है एच म्यू इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी लेवल माइनस के फाइनल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो नील बोर ने ना आइंस्टाइन के कंसेप्ट को, रदरफोर्ड के मॉडल को, प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, तीनों मॉडल को, थ्योरी को उन्होंने कंबाइन किया और एक अपना नया मॉडल दिया, समझ में आई बात, ठीक है। अब इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज की पोस्टुलेट लेट अस डू सम मैथमेटिक्स, ठीक है ना, टू एनालाइज द बोर मॉडल। अब देखो जो बोर हाँ एक और बात है, बोर मॉडल जो है ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, या हम ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है, ठीक है ना। अब जैसे देखो लिथियम है ना,
अब लिथियम में जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन में, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। लिथियम में ना बेसिकली होते तो कितने हैं, 3, लेकिन 2 पॉजिटिव होने की वजह से 2 चले गए, कितने बचे, एक ही बचा। तो Li2 पॉजिटिव में ना एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो बन गया ना हाइड्रोजन जैसा। जैसे बेरिलियम में ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे तो, 3 इसने दे दिए किसी को, बच गया इसके पास एक, तो वो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो बन गया ना हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बोर मॉडल जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है। यहाँ हम बोलते हैं हाइड्रोजनिक एटम्स, समझ में आई बात, हाइड्रोजनिक एटम्स यानी दोज एटम्स विच आर लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजनिक एटम। अब देखो बोर मॉडल को मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले बोर ने ना कुछ अजम्पशंस की थी। क्या अजम्पशंस की, उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। दूसरा, न्यूक्लियस जो है ना फिक्स है अपने स्पेस में, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये जो 2 बेसिक अजम्पशंस है, पहला ये, दूसरा ये अपने दिमाग में बैठा लेना है ना। अब हम क्यों माने बस इसी अजम्पशंस को, हाइड्रोजन एटम के लिए एक्चुअली में ये वैलिड रहता है। ठीक है ना, और जो हायर मॉडल है उसमें क्या होता है, हम जरूरी नहीं हम इस अजम्पशन को माने, हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियस का जो मास है उसको भी लेंगे। ठीक है ना, समझ में वी विल टेक इनटू अकाउंट। अब देखो, तो सिंस इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट देयर इज अ रेडियल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना सर्कुलर ऑर्बिट में, और रेडियल इक्विलिब्रियम है ना, वो इस साइड जा रहा है ना इससे जा रहा है, अलोंग दिस रेडियस, समझ में आई बात, ना ऐसे मूव कर रहा है ना ऐसे मूव कर रहा है, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो रेडियल इक्विलिब्रियम है वो किसकी वजह से है, ठीक है, अंदर की तरफ तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाहर की तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ में आई बात। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, समझ में आई बात। ठीक है, ये है, कोई डाउट हो तो मैं जैसे बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। अब देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना का, 1/4π², ये क्या हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीट्यूड लिया है फोर्स का, अब ये मत सोचना कि -e क्यों नहीं लगा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो गया, समझ में आई बात। अब देखो कुछ नहीं करना, r से r काट दो, इसको मैंने क्या लिख लिया, k, आप जानते होंगे। ठीक है ना, 1/4πε0 हमने k लिखा, z², एक r कट गया, तो सिंपली ये बन गया। अब ये इक्वेशन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात, अब हम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लेंगे। ठीक है ना, ये भी तो एक पोस्टुलेट ही था बोर का, ये भी एक क्या है, पोस्टुलेट है। तो L क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू nh। अब देखो mv को मैं नीचे ले गया तो 2πmv बच गया, और nh, तो ये यहाँ से r का वैल्यू निकाल लिया मैंने। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, यदि तुम यहाँ से भी r का वैल्यू निकालो तो kze²/में mv² इज इक्वल टू r, ये r इधर चला गया ना। ठीक है, देखो r यहाँ से भी आया, r यहाँ से भी आया, इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू जो है, देखो kze² है ना, तो यहाँ यहाँ पे ना mv² आएगा, ये होगा v², ये m। ठीक है ना, क्योंकि kze² mv² और ये nh/में 2πmv, समझ में आई बात। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा ना उल्टा हो गया शायद लिखते वक्त, लेट मी सी इट। थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखो kze² mv², ठीक है ना, और ये r का वैल्यू nh/में 2πmv। ठीक है, अब देखो क्या करो, इससे एक v काट दोगे तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, देखो kz, ठीक है ना, चार्ज का स्क्वायर हो गया, 1m से 1m कट गया, 2π ऊपर चला गया, 2π ऊपर चला गया,
समझ में आई बात। NH नीचे आ गया और ये मेरे पास क्या बचा V, तो ये मेरे पास क्या आ गया V, तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ गया V आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट है तो लीव इट। ठीक है ना, तो ये लेटेक्स में लिखते वक्त कैलकुलेट मिस्टेक हो गया। अब ध्यान से देखो ये आ गया। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को याद रखो, के की टर्म्स में याद रखो, क्योंकि ना आप देखो काफ़ी बुक्स में ना आपको देखो V का वैल्यू ये मिलेगा 2 पाई, के का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये जेड स्क्वायर और ये NH। तो आपको एक्चुअली में वैल्यू ये मिलती है जेड स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट NH। यदि आप ना इसको इस फॉर्म में याद रखोगे तो क्या होगा एक्चुअली, यदि इस फॉर्म में पूछ लिया तो आप इस फॉर्म में तो याद रहेगा, इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यदि इस फॉर्म में लिख लिया तो उल्टा इस फॉर्म में लेकर आना, आप गलती कर दोगे कि नीचे लिखोगे कि या ऊपर लिखोगे तो वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस फॉर्म में इसको याद रखो, समझ में आई बात। अब देखो और क्या करना है, अब ये जो V का वैल्यू आया ना, ये जो दो इक्वेशन हमने सोल्व की, ठीक है ना, तो V का वैल्यू उठा के ना यहाँ रख दो R में। अब देखो तो जब हम R में रखेंगे तो देखो R मेरे पास यही तो है, ये जो R का वैल्यू है ना यही तो है, यहाँ V का वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाला। अब देखो ध्यान से देखो NH अपॉन में 2 पाई M, जब V का वैल्यू रखेंगे तो न्यूमरेटर तो ये आएगा 2 पाई के जेड स्क्वायर, ये ऊपर चला गया NH। ठीक है, देखो NH तो N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M के जेड स्क्वायर, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको इसी टर्म में याद रखोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब ये जो दो इम्पोर्टेंट मेरे पास वैल्यू आई है, एक V का वैल्यू आया है और एक R का वैल्यू आया है, ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ध्यान से कैसे, अब यदि मैं बात करूँ रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, तो देखो R का वैल्यू मैंने क्या निकाला N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M के जेड स्क्वायर, इस टर्म में याद रखा। अब इसको मैं K का वैल्यू यदि रखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो K का वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास सिंपली ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M स्क्वायर N स्क्वायर जेड, ठीक है, ये आ जाएगा K का वैल्यू रखने पे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो n का यदि वैल्यू 1 हो और z का वैल्यू यदि 1 हो, n का वैल्यू 1 हो z का वैल्यू n हो, तो r की वैल्यू यही तो आएगी। ठीक है ना, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये होता है भोर की रेडियस। भोर इसको हम क्या बोलते हैं, भोर रेडियस बोलते हैं। ये हाइड्रोजन देखो Z=1 क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए तो होता है, और हाइड्रोजन में एक ही सेल होता है, तो ये क्या है हाइड्रोजन की जो फर्स्ट सेल होता है उसकी रेडियस है, जिसको हम A नोड से लिखते हैं। तो ये क्या होगा A नोड N स्क्वायर अपॉन में Z, तो N स्क्वायर अपॉन में Z, समझ में आई बात। तो R को हम A नोड जो होता है बेसिकली इसका वैल्यू कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना उसका जो पहला सेल होता है उसका रेडियस कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, समझ में आई बात। तो ये क्या बोर रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो यदि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तुमसे पूछ ले, जैसे Li2 पॉजिटिव के लिए बताओ, तो Li2 पॉजिटिव के लिए देखो क्या होगा 0.53, इसको नाम उसके टर्म में लिखता हूँ A नोड। अब देखो A नोड, ठीक है, तो n का वैल्यू मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब लिथियम के लिए वैल्यू कितना होता है जेड का 3 होता है, तो ये कितना आ गया A नोड अपॉन 3, यानी लिथियम का जो पहला सेल होता है ना उसका जो रेडियस होता है 1/3 होता है हाइड्रोजन के पहले सेल के रेडियस के, समझ में। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि मैं बात करूं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो ऑर्बिटल स्पीड क्या, तो यही तो हमने प्रूफ किया था V का वैल्यू ऊपर, हमने V और R प्रूफ किया था, ठीक है, तो ये V का वैल्यू है, तो मैं इसमें K का वैल्यू रख देता हूँ। तो देखो सिंपली तो 2 पाई K का वैल्यू रखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये जेड स्क्वायर और नीचे क्या आ गया NH। अब इस टर्म में याद रखोगे तो सारी चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो नीचे 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो जेड स्क्वायर 2, ठीक है ना, तो ये मेरे पास हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट NH।
तो ये क्या आएगा Z² 2 एप्सिलॉन नोड NH, ठीक है ना। तो पाई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब देखो ये चीज़ आ गई, तो हमने ये रख लिया, तो V का वैल्यू आप इस तरीके से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। V का वैल्यू आप ऐसे भी एग्जाम में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये फॉर्म जो मैंने आपको बताई है ये याद रहेगी, ये वाली फॉर्म जो है ये याद रहेगी, तो आप ये वाली फॉर्म निकाल सकते हो। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। अब देखो V = Z² अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोड NH ये तो मेरे पास आ गया सिंपली, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम ना V का इसको और किस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के टर्म्स में हम इस चीज़ को लिखना चाहते हैं। किसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के टर्म्स में। तो देखो 1 मिनट में भी ना V का वैल्यू हमने देखो क्या निकाला था, V का वैल्यू हमारे पास कितना आया था 2π kz² अपॉन में NH, यही था ना, ठीक है, यही है, हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है ना। तो लेट मी सी, अब देखो तो V को मैं क्या लिखूँगा, V = 2π kz² NH, यही है, ठीक है। K का वैल्यू कितना लिखा 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नोड, ठीक है ना। K का वैल्यू कितना लिख लिया मैंने 2π K1, ये हो गया मेरे पास E² इधर आएगा, ये Z² बचा और ये Z², सॉरी ये Z है, इसको ना दोबारा करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। V = 2π, K का वैल्यू कितना लिखा 1/4π एप्सिलॉन नोड, ठीक है ना, ब्रैकेट। अब देखो Z हो गया, ठीक है, E² इधर आ गया और ये कितना हो गया H और यहाँ हो गया N, ये आ गया मेरे पास। देखो 2π, K का वैल्यू ये होगा E² Z NH, तो ये ऊपर वाले को बस ऐसे ही लिखा है और कुछ नहीं किया। तो हमें क्या करना है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ही होता है, तो इसका वैल्यू यदि मैं बनाना होगा तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा। देखो H अपॉन में 2π तो क्या होता है मेरे पास H कट होता है ना, रिड्यूस कांस्टेंट, तो E² 4π एप्सिलॉन नोड, ये क्या हो जाएगा H कट, H अपॉन में 2π, समझ में आई बात। तो यदि मैं ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ C की, तो मैंने C की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, तो मुझे C की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी होगी। ये मैं क्यों किया, ताकि मेरे पास किसके टर्म्स में आ जाए, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो मेरे पास V = ये क्या होता है अल्फा ZC अपॉन में N, समझ में आया। तो V = अल्फा ZC अपॉन में N आ गया। स्टैंडर्ड वैल्यूज जब हम यहाँ पे रखेंगे, देखो चार्ज का वैल्यू पता होता है, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू पता है, H कट का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पूरा कांस्टेंट है। इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन में 137, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू जब यहाँ लिखेंगे तो ZC अपॉन में V = 137 अपॉन में N। हाइड्रोजन के लिए यदि बात करें तो Z का वैल्यू 1 रख दो, तो Z का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो V = C अल्फा अपॉन में N, ये आ जाएगा। Z का वैल्यू 1 रखो तो अल्फा C अपॉन में N, अल्फा पता है 1/37 होता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, यदि मैं हाइड्रोजन की वैल्यू पहले और रेडियस में, देखो हाइड्रोजन के लिए 1 लिखा, पहले सेल के लिए 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, तो V = अल्फा C बचा, या मैं अल्फा की वैल्यू कितना लिखूँ 1/37C। यानी हाइड्रोजन में ना पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है वो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के 1/37, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट इज 1/37 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इनर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी N = 1 में, समझ में आई बात। यदि मैं बात करूँ अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv², ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² तो हो गया। अब यदि आप पहले टर्म से mv² का वैल्यू उठा के रखो, अब देखो मैं यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ। तो मेरे पास क्या था kZe² अपॉन में R² mv² अपॉन में R, ये तो पहली टर्म थी, तो R से R कट गया था, तो kZe² अपॉन में R, ये बनी थी मेरी पहली इक्वेशन, यदि आपको ध्यान हो, है ना। देखो फटाफट हमने इसको सोल्व कर लिया। तो mv² का वैल्यू उठा के यहाँ जब मैं रखूँगा तो 1/2
तो कितना आएगा के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, तो के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के चार्ज K1 चार्ज Q2 अपॉन में आर। समझ में आई बात। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई हो गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना हो गया माइनस के ई हो गया अपॉन में आर, तो माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर आ गया। ठीक है, यदि गौर से देखो काइनेटिक एनर्जी में हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों एक्सप्रेशन को यदि देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 2 गुना हो गई काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन क्या है माइनस की साइन। समझ में आई बात। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, अब यदि मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी, काइनेटिक एनर्जी माइनस के 2k कितना आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आएगी, सॉरी टोटल एनर्जी। तो मैं ये जानबूझ के इस तरीके से करा रहा हूँ आपको, है ना, क्यों, ताकि आपको चीज़ें पता चले। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना माइनस के 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी की, और जो T4 ऐसे लिख देता हूँ चलो, जो टोटल एनर्जी क्या है माइनस के काइनेटिक। ये बात दिमाग में बैठा लेना, इस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, और ये एक माइनस साइन था इसके सामने, तो माइनस लगा लिया। अब हम यदि हम अब देखो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं हर चीज़ जो हमें निकालना है। आर का वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या करना है देखो -1/2 के जेड स्क्वायर, आर का वैल्यू देखो क्या पता था, आर का वैल्यू क्या था हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये था। समझ में आई बात, इस फॉर्म में था हमारे पास। तो देखो न्यूमरेटर में क्या दिया है, तो ये आ गया, ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू नीचे लिखी हुई है ना सिंपली। ठीक है, के का वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे, एक ही स्टेप में आ जाएगा, तो ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। तो टोटल एनर्जी कितना आएगा -के m जेड स्क्वायर e की पावर 4 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। समझ में आए बात। तो जो टोटल एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए जब रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखोगे, तो कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड स्क्वायर अपॉन में ये क्या होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा n स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा, तो मेरे पास सिंपली ये आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो रिडरबर्ग क्या होता है, तो देखो एक रिडरबर्ग जो होता है ना, हमने ना अब क्या क्या है एक्सप्रेशंस को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, इस एक्सप्रेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। तो जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है ना हाइड्रोजन की, उसको हम एक रिडरबर्ग एनर्जी बोलते हैं। तो यानी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एक रिडरबर्ग कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले सेल में कितना एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना है, इसमें गलती करते हैं। तो देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिडरबर्ग लिखा है ना, 1 रिडरबर्ग है ना, या मैं इसको यहाँ से m की पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहाँ से भी निकाल सकता है, सिंपल है। तो देखो टोटल एनर्जी को क्या लिखूंगा, देखो माइनस, और ये कितना आ जाएगा 1/n स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर का वैल्यू तो खैर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख लिया रिडरबर्ग। समझ में आई बात। ठीक है, 1 रिडरबर्ग इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रिडरबर्ग में निकाल दो, तो हाइड्रोजन की वैल्यू यदि n की वैल्यू 1 में लिखूंगा, है ना, तो कितना आएगा -1 रिडरबर्ग। ठीक है, यदि दूसरे सेल में निकालने की कोशिश करूंगा, है ना, हाइड्रोजन के लिए, तो कितना होगा 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो -1/4 रिडरबर्ग आएगा। समझ में आए बात। तो एग्जाम में आपसे रिडरबर्ग की फॉर्म में भी पूछ सकता है। यदि मैं टर्म वैल्यू की बात करूं, तो देखो टर्म वैल्यू कुछ नहीं होता सिंपली, तो टर्म वैल्यू क्या आता है, जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है हम उसको माइनस के h से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था ना, तो ये क्या था हमारे पास एक्सप्रेशन, देखो एनर्जी क्या था m जेड स्क्वायर e की पावर 4
8n² h² एप्सिलॉन नोड था ना एनर्जी, नीचे क्या माइनस एच सी, तो माइनस के एच सी, देखो माइनस से माइनस कट गया, तो टर्म वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो सिंपली mz², देखो पॉजिटिव का ध्यान रखना, mz² e⁴ 8n², h का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोड स्क्वायर, ये आ गया। कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो Tn इज इक्वल टू, तो ये जो me⁴ 8 h³ एप्सिलॉन नोड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, और ये z²/n², इसको क्या बोलते हैं, रिडरबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडरबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस, क्योंकि हमने हैवी न्यूक्लियस को ही कंसीडर किया है। समझ में आई बात। मैं आगे बताऊंगा यदि हम हैवी न्यूक्लियस ना ले तो क्या होगा। तो यदि मैं ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात करूं तो मतलब एक टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड देखो क्या होगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू जनरली क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इलेक्ट्रॉन ने, 2πrn, एक मान लो rn nth ऑर्बिट में है तो 2πrn हो गया, और किस स्पीड से मूव कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड vn, ठीक है। तो 2π लिखा, देखो rn का वैल्यू हमने ये लिख लिया जो हमने पहले ऑलरेडी निकाला था, आपको बताया था, इस फॉर्म में याद रखो। vn का वैल्यू था, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इनको क्या किया है, सिंपली सोल्व किया है। अब देखो 2π से तो 2π कट गया, n का क्यूब और यहाँ भी h², तो n क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर n क्यूब आ गया, h³ आ गया, 4π² mk², देखो यहाँ भी k यहाँ भी k, ठीक है। ये z इधर z² आ गया, e² है e⁴ हो गया। समझ में आए सिंपली बात, ठीक है। तो ये है, तो मेरे पास जो कंसेप्ट आया है क्या है, जो टाइम पीरियड है ना, ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो Tn इज इक्वल टू T1 n³ अपॉन में z², टाइम पीरियड इन हाइड्रोजन्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो z का वैल्यू कितना आ गया ये, ठीक है ना। समझ में आई बात, कोई डाउट है, बहुत सिंपल है, तुम सिंपली ऐसे भी देखोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ क्लासिकल फ्रीक्वेंसी की, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो f इज इक्वल टू 1/Tn, तो Tn क्या था, 2πrn/Vn, उल्टा कर दिया हमने सिंपली, देखो जैसे यहाँ था ना, इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के हमारे पास आया था, इसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो देखो इसको भी, इस एक्सप्रेशन को भी हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन में हमने r∞ की वैल्यू बनाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल, आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसको मतलब इस एक्सप्रेशन से आप, ठीक है ना, कर लेना इसको, ये अब ये स्पून फीडिंग में नहीं कराऊंगा, है ना, ठीक है ना। तो r∞ का वैल्यु आपको पता है, बस वो बनाना है आपको इससे। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया है, r∞ 2c z² अपॉन में n³, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, z का वैल्यू 1 हो गया, तो 2c n³ आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था, तो अब ध्यान से देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी रेडिएटेड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लासिकली। तो इलेक्ट्रॉन जब क्लासिकली मूव कर, क्लासिकली ना इलेक्ट्रॉन यदि फ्रीक्वेंसी रिलीज करता नहीं है, लेकिन स्टेबल रहता है ना, यदि वो स्टेबल नहीं रहता और करता फ्रीक्वेंसी रिलीज, तो कितने फ्रीक्वेंसी रिलीज करता, ये। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, समराइज। देखो एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो r जो था हमारे पास, ठीक है ना, r यही तो था, n² h² 4π² mk² ठीक है ना। ये अब देखो और तो सब कांस्टेंट है, n² और नीचे क्या है z, यानी रेडियस जो है n² अपॉन में z की तरह वेरी करती है। तो ये दिमाग में बैठा लो, जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल z अपॉन में n। एनर्जी क्या होती है, z² अपॉन में n², जैसे मैं बताया था, यानी एनर्जी क्या आती है -m, ठीक है ना, e⁴ z² 8 h² एप्सिलॉन नोड स्क्वायर n², ठीक है ना। समझ में, ये तो कांस्टेंट है,
तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एनर्जी क्या जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। टाइम पीरियड मैंने अभी बताया ही है, ठीक है ना, अभी देख सकते हो टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, ठीक है ना, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो गया एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, और ये फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दोगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि मैं अब जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या कहता है इनफाइनाइट मास लिया था, ठीक है ना, तो जैसे मैंने अभी बताया आप ना, हम यदि क्या करें करेक्शन करें, ठीक है ना, करेक्शन फॉर फाइनाइट मास, करेक्शन फॉर फाइनाइट मास, हम फाइनाइट मास मान के करें तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, मास को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक तो मेरे पास क्या है प्रोटॉन है और एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, तो इनका क्या लेना पड़ेगा रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास क्या आएगा 1 अपॉन रिड्यूस्ड मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आई बात, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या किया जाए, तो जहां जहां एक्सप्रेशन में ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको रिड्यूस्ड मास कर देना है कि यदि हम मास को नेग्लेक्ट ना करें। तो मेरे पास रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, ये मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e⁴ जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो और फर्दर यदि आप इसको सोल्व करना चाहो तो रिड्यूस्ड मास का वैल्यू चाहो तो आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, ये फिर ऐसे आ जाएगा, देखो e⁴ जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको और फर्दर यदि सोल्व करूं, देखो माइनस के एम e⁴ जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कब था, जब हम मास को क्या मानते हैं इनफाइनाइट मानते हैं ना। समझ में आया, ठीक है। तो एक तरीके से जब हमने क्या लिया था इनफाइनाइट कंसीडर किया था, तब का मास है, ठीक है ना। और ये फिर मेरे पास देखो क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी ना, मैं इसको और इनको सभी को ले लिया ना मैंने। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एम और इसको ले लिया तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इनिशियल एक्सप्रेशन आया था। इसको यदि मैं नीचे लिखूं तो मेरे पास ये एम ई अपॉन में एम पी प्लस के 1 ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग एक्सप्रेशन में पूछ सकता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन बना के देगा, कुछ भी पूछ सकता है। मैं पेपर बनाऊं तो मैं घुमा घुमा के इन्हीं से आपसे पूछूं, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।